हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट मंत्रा बाय जितेंद्र शर्मा। तो टुडे इज़ आवर 14th लेक्चर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस एज वेल। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड फंडामेंटल एनालिसिस, जहाँ पे हमने बेस्ट कंपनीज को सेलेक्ट करना सीखा था। नाउ वी आर लर्निंग टेक्निकल। हमने कुछ इंडिकेटर्स लास्ट लेक्चर्स में सीखे हैं, जिनके बेसिस पे वी हैव लर्न हाउ व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू सेल, कब हमें बाय करना है कब सेल करना है, जो वो हमने लास्ट लेक्चर्स में सीखा है। और भी कुछ इंडिकेटर्स हैं जो आज मैं इस लेक्चर में कवर करूँगा, प्लस एक बोनस इंडिकेटर होगा जो सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स को मिलेगा अपार्ट फ्रॉम दिस रिकॉर्डिंग। सो मेरी स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ। नेक्स्ट इंडिकेटर इज बॉलिंजर बैंड। ये एक बैंड है। आइए समझते हैं कैसा बैंड है ये। देखिए, बॉलिंजर बैंड वर डेवलप्ड बाय फेमस टेक्निकल ट्रेडर जॉन बॉलिंजर। ये बैंड्स हैं, ये बैंड्स हैं जो डेवलप किए गए जॉन बॉलिंजर, और इन जॉन बॉलिंजर के नाम पे ही ये बॉलिंजर बैंड पड़ा। ठीक है, जॉन बॉलिंजर ने डेवलप किया था ये एक नया टाइप, मतलब यहाँ पे रिसर्च चल रहा है, आज भी चल रहा है और जन्मों जन्मों तक चलेगा, जन्मों जन्मांतर तक चलेगा इसका रिसर्च कि कौन सा बेस्ट इंडिकेटर है, हमें कैसे पता लगाएं। हम साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी, सब ने अपनी अपनी थ्योरीज दी है, बहुत सारी थ्योरीज पास हुई है, कुछ थ्योरीज फेल हो गई, इंडिकेटर्स बने। इंडिकेटर्स जो चीज़ हम मैन्युअली कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इनको बेसिस पे कुछ इंडिकेटर्स बनाए, जो कंप्यूटर जैसे जैसे आए इंडिकेटर का चलन ज़्यादा चलने लगा। तो इनके बेसिस पे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहाँ पे हमें एंट्री लेनी है, कहाँ पे हमें एग्जिट करना है। तो इंडिकेटर्स का प्लस पॉइंट ये होता है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी से परे होते हैं, ह्यूमन सेंटिमेंट्स से परे होते हैं। यानी आपको ह्यूमन सेंटिमेंट्स, तो हम तो सोचते हैं यार घाटा है नहीं खाऊंगा मैं रुक जाता हूँ, लेकिन ये तो मशीन है, बोलती है निकल जाओ तो निकल जाओ। अगर इनकी बात अगर मानते हैं, जिस भी एनालिस्ट ने जो भी इंडिकेटर बनाया उसके हमने 100% सुनी होती, किसी भी एक इंडिकेटर को भी अगर अपने 100% माना होता, मानते या मानेंगे, तो आपको ट्रेड हमेशा सक्सेसफुल मिलेगा, क्योंकि वो इंडिकेटर चलन में ऐसे ही नहीं आया, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 50% से ज़्यादा है सक्सेस होने की। तो सक्सेस और फेल होने की प्रोबेबिलिटी अगर ज़्यादा है, तो आप 4 बार गेम खेलते हैं, 2 बार अगर हारते हैं और 2 बार जीतते हैं, तो आपने कोई गेन नहीं किया। लेकिन 3 बार अगर आप जीतते हैं और 1 बार हारते हैं, तो आप गेन करेंगे। तो 50% से अगर 51% भी अगर किसी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो भी आप बहुत सारा रुपया बना सकते हैं सिर्फ 51% से। लेकिन बस फ़र्क यह है, हमें चाहिए 100%। समझिए, हम 100% की खोज में लगे हुए हैं कि ऐसा इंडिकेटर मिल जाए जो 100% सक्सेस हो। फंडा हमारा ऐसा होना चाहिए जो 51% भी अगर कोई इंडिकेटर मिल जाए तो हम डेली, लेकिन अमाउंट सेम होनी चाहिए, डेली ट्रेडिंग स्किल सेम, टाइमिंग सेम होना चाहिए। टाइमिंग से इन द सेंस किस टाइम एंटर होना है, स्टॉप लॉस सेम अमाउंट पे लगा होना चाहिए, परसेंटेज निकाल के। यानी अगर हम एग्जैक्ट मशीन की तरह काम करें और इंडिकेटर 50% भी कोई रिटर्न देता है, तो भी आप पैसे से पैसा बनाते जाएंगे। लेकिन हम 100% की खोज में इसलिए लगे होते हैं क्योंकि हमारे पीछे जो रिस्क मैनेजमेंट है, मनी मैनेजमेंट है, वो प्रॉपर नहीं होता। समझ गए? तो बॉलिंजर बैंड जॉन बॉलिंजर ने बनाया था। ऐसे सभी इंडिकेटर जो भी हम पढ़ रहे हैं कोर्स में, किसी न किसी की देन है, और कुछ चलन में काफ़ी टाइम से आ गए। एवरेज की बात करें तो एवरेज तो हर कोई निकालना चाहता है। एवरेज एक प्राइस का एवरेज है कि क्या प्राइस एक्चुअल में इसका चलता है। 200 डेज एवरेज बताता है कि 200 दिन के अंदर एवरेज प्राइस क्या होता है इसका।
यानी शूट अप कर गया, तो यानी 200 दिन से भी तेज चल रहा है इसका भाव। तो ये सी चीज़ें इसलिए बनी है। सेकेंड थिंग इज देयर आर 3 लाइन्स दैट कंपोज बोलिंजर बैंड्स। यहाँ बैंड में 3 लाइनें होती है, देखेंगे हम जब चार्ट देखेंगे। अ सिंपल मूविंग एवरेज, जो मिडिल बैंड होता है, अपर और एक लोअर बैंड होता है। 3 होते हैं इसमें लाइनें। एक तो सेंटर में होती है जो सिंपल मूविंग एवरेज है, यानी मूविंग एवरेज है, वो अपर होता है और लोअर बैंड होता है। क्लोजर द प्राइस मूव टू द अपर बैंड द मोर। पहले मैं चार्ट की तरफ ले चलता हूँ आपको। ये कोई भी रैंडम चार्ट्स निकाल रहा हूँ, 3-4 चार्ट लोड कर देता हूँ ताकि बार बार नहीं करना पड़े। तो ये हमारा टाटा मोटर्स का चार्ट आ गया। यहाँ आपको बॉलिंजर BOLL लिखते भी बॉलिंजर बैंड दिख जाएगा। ये आपका बॉलिंजर बैंड आ गया। इसका पीरियड है 20 डेज़ का। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो बेस्ट आया है। स्टैंडर्ड डिविएशन है 2 का। अब ये देखेंगे क्या होता है। पीरियड बताया था, हर एक जो इंडिकेटर बनता है उसमें कोई ना कोई पीरियड होता है। पीरियड यानी कितनी डेज़ को मिला के ये एक इंडिकेट दे रहा है, तो उसको पीरियड बोलते हैं। जितने ज़्यादा पीरियड होता है उतना अच्छा होता है। जो इसकी सेटिंग है वो बेस्ट है 20,2 की। जो डिविएशन है स्टैंडर्ड वो 2 का लिया है, यानी ये एक दूसरे से कितनी दूर हो, सेंटर लाइन से कितना, ऊपर वाला बैंड कितना दूर हो, नीचे वाला कैसे हो। ये लाइंस का अलग निकालने को अलग ही फॉर्मूला है। तो बॉलिंजर ने अपना फॉर्मूला निकाल दिया, हमें इंडिकेटर मिल गया है। सेंटर वाला तो एवरेज है 20 डेज़ का, तो वो तो हमने देखा था एवरेज, तो सिंपल एवरेज ही है। आप यहाँ पे जाएं और यहाँ लिखिए मूविंग एवरेज, और इसको 50 डेज़ की जगह 20 डेज़ कर दीजिए। देखा वो गायब हो गया, ये लाइन रेड कलर की हो गई। ये रेड की क्यों हो गई? क्योंकि वो मूविंग एवरेज ही है सिंपल वाला। ये मूविंग जो सेंटर लाइन है जिसको मैंने अब रेड कलर का कर दिया, एक्चुअल में उस ब्लैक लाइन के ऊपर ओवरलैप कर दिया मैंने रेड कलर का। तो ये सिंपल मूविंग एवरेज है 20 डेज़ का, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का डेविएशन लेके जो लाइंस बनी है, ये वाली ऊपर वाली और नीचे वाली, इस ये एक फॉर्मूले से बनी है। वो बॉलिंजर ने डिफाइन कर रखा है, फॉर्मूला जा सकते हैं और उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे आता है ये। तो फाइनली ये एक बैंड बन गया। जो हमारे लिए अहमियत रखता है वो ये बैंड रखता है। ये बैंड हमें एक वॉलेटिलिटी बताता है। ये एक पाइप है कि इस पाइप से गुजर रहा है मूवमेंट, ऊपर भग गया यानी पाइप को छोड़ के ऊपर चला गया, ये वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई। तो ये आपको वॉलेटिलिटी बताता है ये इंडिकेटर। तो पहले हमने इसको लगाना सीख लिया।
राइट। तो ये हमने बॉलिंजर बैंड लगा दिया। क्लोजर द प्राइस मूव टू द अपर बैंड द मोर ओवरबॉट द मार्केट। ओवरबॉट का मतलब समझे कि ज़्यादा खरीदारी हो गई है। ये कहता है, इनकी प्रिंसिपल, इनकी थ्योरी क्या कहती है, जॉन बॉलिंजर की, जिन्होंने बॉलिंजर बैंड बनाया, कि अगर प्राइस ऊपर मूव कर रहा है और ऊपर वाले बैंड की तरफ जा रहा है, यानी कि ये ओवरबॉट, यानी बाइंग ज़्यादा हो रही है, और टच करने लग गया तो ये ओवरबॉट हो गया। इनका फंडा ये था कि ऊपर जो अगर बॉलिंजर बैंड को टच कर जाएगा तो ये ओवरबॉट हो जाता है, चाहे वे नीचे आ जाता है तो ये ओवरसोल्ड हो जाता है। क्लोजर द प्राइस मूव टू द लोअर बैंड द मोर ओवरसोल्ड द मार्केट, because standard deviation is a measure of volatility. When the market become more volatile, the bands widens. During the less volatile period, the band contracts. स्टैंडर्ड डेविएशन की एक वैल्यू रख दी, उसके हिसाब से ये बैंड बनता है। वैल्यू ज़्यादा होगी तो बैंड ज़्यादा दूर बनेगा। तो ये स्टैंडर्ड जो था ये 2 का बेटर है। बाकी आप अपने चार्ट्स के अकॉर्डिंग इनको चेंज कर सकते हैं, इसकी डेविएशन की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। जो बेस्ट रिजल्ट जो उनके जो जॉन बॉलिंजर ने फाइंड आउट किया वो 20 और 2 वाले चार्ट के अंदर ही था, बॉलिंजर बैंड में था। वोलेटिलिटी बताता है ये डेविएशन उसके। अब यहाँ पे देखते हैं कैसे बताता है। शेयर का मूवमेंट इस पाइप के अंदर होगा। ये बोलता है कि नीचे आया, नीचे वाले बॉलिंजर बैंड को टच करने लगा, इसका मतलब शेयर ओवरसोल्ड पे आ गया। जब ओवरसोल्ड पे आ जाती है कोई चीज़ तो वापस ऊपर जाती है। तो यहाँ पे ये ऊपर गई, यहाँ पे इसने बॉलिंजर बैंड के पार कर चली गई, तो इसको सेटल होना था। तो एक दूसरे दिन भी ये कुछ इसने इंडेसिसिव कैंडल बनाई, कोई कैंडल ने कुछ बताया नहीं, ना ऊपर गई ना नीचे। थर्ड डे ऊपर जाके वापस नीचे आई, तो इसने अपने आप को एडजस्ट किया वापस अंदर आने के लिए। फोर्थ डे बाहर गई, लेकिन फिर वापस इसने उसको एडजस्ट किया अपने बैंड के अंदर आने के लिए। तो प्राइस हमेशा अपने आप को अंदर आने के लिए एडजस्ट करता है, इस बैंड के अंदर आने के लिए, राइट। ये जो मूवमेंट है ये एक्सेप्शनल है। अब ये ऐसे क्यों होते हैं मूवमेंट? सपोज कोई बिजनेस था, उसमें लॉटरी लग गई किसी चीज़ की, या कुछ ऐसे सडन हैपनिंग हो गई, या ऐसी कोई न्यूज़ आई होगी इस दिन, कुछ ना कुछ रीज़न है, तो शेयर शूट अप कर दिया। कोई अखबार में कोई न्यूज़ आई कि आज इतना अच्छा हो गया एसबीआई के अंदर, माला माल हो गया एसबीआई, तो लोगों ने सोचा ये तो बढ़िया है, अपॉर्चुनिटी है, तो ये सडन शूट अप हुआ है। तो ऐसी चीज़ जब भी ऐसे मूवमेंट हो तो जो एनालिस्ट होते हैं इनको नेग्लेक्ट करते हैं। एनालिस्ट होते हैं वो ऐसे मूवमेंट जो होते हैं जो अलग हटके होते हैं, इनको चार्ट्स में नेग्लेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? कि ये चार्ट की जो फॉर्मेशन है उसको बिगाड़ देते हैं और ये आपको गुमराह करते हैं। जो होना था इवेंट, जिस दिन इतना ऊपर उठ गया, जो इवेंट होना था वो तो हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे हालत क्या हुई है, जिसने सोचा कि यार ये तो कोई बात थी, कमाने वाले तो यहाँ तक कमा लिए, इसके बाद में इसने नीचे गिरना शुरू किया। तो इनका तो जो यहाँ पे एंटर किए थे न्यूज़ के बेसिस पे, जिस भी बेसिस पे इसको ऊपर भगाया गया था, उनकी हवा निकल गई यहाँ पे, क्योंकि मार्केट नीचे गिर गया। और 1-2 दिन नहीं, बहुत दिन गिरा है। ये फरवरी की बात है, 5 फरवरी की बात है, और इसके बाद में यहाँ तक अप्रैल तक, 22 अप्रैल तक उनकी हवा निकाल दी। तो ये न्यूज़ के बेसिस पे भगा तो ले गए थे इसको। तो ये सडन मूवमेंट है। ऐसे मूवमेंट्स को हमेशा चार्ट्स पे नेग्लेक्ट करो, किसी भी टाइप का चार्ट हो, कोई भी इंडिकेटर्स हो। यहाँ पे नहीं, ये जनरल सेंटेंस में आपको बता रहा हूँ। टाटा मोटर्स पे आएंगे अपन। तो ये जो मूवमेंट हुआ इसका, ये कोई ब्रेकआउट वगैरह नहीं है कि स्पेशल ब्रेकआउट दिया है इसने, क्या दिया है, ब्रेकआउट फॉर्मेशन तो है, लेकिन यहाँ पे भी कोई ना कोई न्यूज़ डाली गई थी। अगर आप इस टाइम पे मार्केट में थे तो आपको पता होगा यहाँ पे कोई ना कोई ऑपरेटर ने न्यूज़ आई होगी, या इसकी पॉजिटिव न्यूज़ फैलाई गई है, और ये सब फेक होती है। तो उस न्यूज़ के बेसिस पे यहाँ भागा था, और यहाँ पे जो एंट्री कर गया उसने आज तक कभी कुछ गेन नहीं किया। वो यही बोल रहा है मैं कहाँ फंस गया गलत। तो जब भी ऐसे कभी सडन मूवमेंट आ जाएँ या बॉलिंजर बैंड को तोड़ते हुए ऐसे भाग जाएं
तो बैंड बोलता है मेरे बस में नहीं है, ये तो मेरी उससे भी बाहर चला गया, मेरी साइंस से भी। तो ये इन मूवमेंट को तो हम ट्रैक नहीं कर सकते। ये चीज़ कब हैपन होगी किस शेयर के अंदर, ये किसी को नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे सेंटिमेंट्स चलते हैं। सडन सेंटिमेंट्स आ गए तो ये सब पैटर्न वैटर्न सब फेल हो जाते हैं। सडन ऐसी कोई चीज़ आ गई कंपनी के अंदर, क्रैश हो गया, घाटा लग गया और फॉल करने लग गए, तो इनमें इंडिकेटर्स, बैंड्स, ये सब फेल हैं, क्योंकि नॉर्मल साइकोलॉजी से अलग हो गए हैं ये। पब्लिक सेंटिमेंट्स यहाँ पे रहे नहीं हैं, कुछ रहे हैं, मतलब बहुत अलग टाइप के हो गए हैं सडन न्यूज़ के कारण। तो इन चीज़ को हमेशा टेक्निकल एनालिसिस में इग्नोर करना है। जनरल यहाँ से अगर इस चार्ट की मैं बात करूँ, ये मैं देख रहा हूँ टाटा मोटर्स का, यहाँ से लेके 24/10/2016 से लेके और ये यहाँ तक बोलूँ तो रोज़ रोज़ तो कोई न्यूज़ नहीं आई ना, रोज़ रोज़ तो किसी ने न्यूज़ नहीं डाली ना। 2020 तक 4 साल तक कोई न्यूज़ आ रही थी डेली जिसके कारण गिर रहा था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये इसकी हकीकत बताता है पूरा ओवरऑल चार्ट। और जो ये सडन आए जिसमें मुश्किल से 4 कैंडल बनी होगी, 1 2 3 4 और ये 5वीं, ठीक है, और छठे दिन जो घुसा वो उस दिन ही खाली होके आ गया। तो मुश्किल से 4 या 5 दिन की मूवमेंट ऐसे सडन आई है, तो ये कोई रिस्की मूवमेंट था। तो ऐसे मूवमेंट को हमेशा इग्नोर करें और ये मान के चलें ये हुआ ही नहीं कभी इवेंट, ये चार्ट ये वापस यहाँ से ही शुरू हुआ है। ये जो मूवमेंट है ये वाला, इसको यहाँ पे जोड़ लीजिए, कल्पना कर लीजिए ऐसी, ये कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि इसने आपका सारा चार्ट फॉर्मेशन, आपके 200 डेज को बिगाड़ दिया, सब कुछ बिगाड़ के रख दिया। तो ऐसे मूवमेंट के 5 डेज के अंदर ऐसा सडन क्या आया, ठीक है। तो इस चार्ट को देखेंगे टाटा मोटर्स का, नीचे आया, बोलिंजर बैंड के एवरेज को काटा, नीचे आने टच करने की कोशिश करी, फिर वापस ये ऊपर भागा, ऊपर जैसे इसने लाइन को टच किया फिर से नीचे आया, नीचे जब लाइन पे टच किया तो वापस ऊपर गया, ऊपर लाइन को टच किया नीचे आया। ये नॉर्मल मूवमेंट है, मूवमेंट ऐसे ही होते हैं, कोई स्पेशल शेयर मैंने पकड़ा नहीं है। ये ऊपर से नीचे आया, नीचे से फिर ऊपर गया, काटा था लेकिन अगले दिन ही उसको ठंडा कर दिया, इतना, ये इतना ऊपर खुला था मतलब गया था, नेक्स्ट डे इतना नीचे आ गया, फिर इसको थोड़ा ऊपर जाके, मतलब इसको जिगजैग पैटर्न है, इस पाइप के अंदर ही चलता है मोस्ट ऑफ द टाइम, 90% टाइम मेरे को तो अंदर ही दिखता है हमेशा। जब भी बाहर जाने की कोशिश करता है, जैसे यहाँ बाहर जाने की कोशिश कर रहा है तो वापस इसको नीचे लेके आता है। तो इससे हमें क्या पता लगता है, अगर जब भी बाहर चले जाए तो आप सेल कर दीजिए। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, आप स्विंग ट्रेडर हैं, तो वो सेल कर सकते हैं, ये सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन गई है ये। और यहाँ जब भी नीचे वाले को टच कर जाए तो आपके पास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आ गई है कि अब बाय कर लो, तो इससे आप बेनिफिट में रहोगे, ठीक है। तो ये बाइंग सेलिंग का एक सिग्नल दे रहा है, इसने मूविंग एवरेज भी बता दिया, प्लस ये जो फॉर्मूले से जो डेविएशंस जो बैंड्स बन के आए हैं, अपर बैंड और ये लोअर बैंड जो बन के आए हैं, ये एक अच्छा सिग्नल दे रहे हैं आपको ओवरबॉट और ओवरसोल्ड का। जो अपन RSI से देख रहे थे, RSI में ये सिग्नल कम बनते हैं, यहाँ पे अच्छे बनते हैं और ज़्यादा बनते हैं। सेकेंड थिंग इज़ कि ये बैंड वॉलेटिलिटी बताता है। देखो ऐसा है, मार्केट में बहुत तेज़ी आई, बहुत तेज मूव कर रहा है, उसके बाद में धीरे धीरे ऑसिलेशन कम होता जाता है, फिर जब धीरे धीरे हो जाता है, शेयर्स का मूवमेंट बता रहा हूँ मैं, धीरे होने के बाद में फिर ये वापस तेज़ होता है एकदम से, ठीक है। तो इस टाइप से शेयर मूव करते हैं, स्लो होते हैं फिर तेज़ होते हैं, फिर तेज़ होते हैं फिर धीरे धीरे स्लो होते हैं। तो ये जनरल मूवमेंट होता है। इस टेंडेंसी को अपने दिमाग में बना लीजिए, ये जो ग्राफ बता रहा हूँ मैं, कि हमेशा शेयर्स तेज़ होते जाएंगे और फिर तेज़ होने के बाद में वापस इसका ऑसिलेशन जो है टू एंड फ्रो ये धीरे होता जाता है। तो यहाँ पे हम जैसे देख रहे हैं कि ये अब तेज़ होता है, ये मूवमेंट यानी या तो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तो ये बैंड चौड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और फिर जब ये धीरे हो जाता है, तब जैसे ये नैरो आया तो इसके बाद में कुछ ना कुछ चेंज लेता है, ये वापस से मूवमेंट आता है पब्लिक में। यार अब इसका रीज़न क्या है कि आप और मेरे जैसे एक बार बाय करते हैं, 2 दिन करते हैं, 3 दिन करते हैं, 4 दिन करते हैं, फिर ठंडे हो जाते हैं, ठीक है। जब धीरे पड़ जाते हैं तब कोई ना कोई गिद्ध की निगाहों से देख रहा होता है इस शेयर को कि टाटा मोटर्स अब ठंडे हो गए हैं, यानी अब कोई ऐसा मूवमेंट नहीं आएगा। तो आज अगर मैंने कुछ खरीद लिया और हमने ही अपने सिस्टम पे 2 जनों ने कहा कि यार आज अपन खरीदते हैं, तू बेचे जाना सस्ते में, मैं महंगे में खरीदता जाऊँगा, या तू महंगे में बेचता जाना, मैं सस्ते में खरीदता जाऊँगा, तो अपने ऐसे करके अपन दोनों प्रॉफिट कर लेंगे। तो उन्होंने गेम खेल लिया या खुद ही ने कर लिया, तो वो तुरंत ही मूवमेंट लेके आ जाते हैं कोई ना कोई ऐसे, तो वो
ज़्यादा बेनिफिट ले लेता है, शेयर के प्राइस बढ़ा देता है और उनमें लेन देन आपस में ही हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप की स्ट्रैटेजी रहती है, जरूरी नहीं हमेशा होती है, या पब्लिक की निगाह भी रहती है इस बॉलिंजर बैंड को, क्या वॉलेटिलिटी बहुत कम हो गई तो अब राइट टाइम है, या तो इसमें एंट्री कर लो अब। ठीक है, अब ये मूवमेंट देगा, तो जब भी ये बैंड नैरो हो जाए तो उसके बाद में ये सडन ब्रेकआउट देता है अपर या डाउनवर्ड्स। यहाँ पे बैंड नैरो होने लगा था, उसके थोड़े दिन बाद में इसने मूवमेंट दिया और अपर की साइड में दिया। यहाँ पे देखेंगे नैरो हो गया था बैंड, बहुत पतला हो गया था, इसके बाद में इसने ब्रेकआउट दिया यहाँ पे जाके ऊपर की साइड में। यहाँ पे बैंड नैरो हो गया, ये थोड़ा वोलेटाइल हो गया, फिर यहाँ बैंड नैरो हो गया, इसके बाद में वोलेटाइल हो गया शेयर, यहाँ बैंड नैरो हो गया, फिर इसके बाद में वोलेटाइल हो गया शेयर। तो शेयर जब भी बैंड सुकड़ता है, अब इसको छोटा करके ऐसे देखेंगे तो जब जब ये बैंड छोटा हुआ है, ये यहाँ देखिए छोटा दिख रहा है, यहाँ छोटा हुआ दिख रहा है बैंड, यहाँ पे थोड़ा छोटा दिख रहा है, ये बैंड यहाँ पे छोटा। जब भी बैंड नैरो होता है उसके बाद में वोलेटिलिटी आती है, अपने आप पब्लिक की निगाह जाती है कि यार कुछ ना कोई अब ठंडा पड़ गया, अब इसको लेने का सही टाइम है, तो पब्लिक लेती है और उसके बाद में शेयर वापस ऊपर चढ़ जाता है या नीचे भी जाता है। यहाँ पे नैरो हो रहे हैं लेकिन कहाँ जा रहा है, नीचे, वो ट्रेंड पे डिपेंड करता है। ये नैरो हुआ यहाँ पे, इसके बाद में ऊपर भाग गया, यहाँ पे नैरो हुआ, इसके बाद में ऊपर चला गया। इसको छोटा करके देखोगे तो ज़्यादा दिखने लग जाएंगे। नैरो कहाँ कहाँ पे हुआ, यहाँ पे नैरो हुआ, यहाँ पे नैरो हुआ, इस नैरो के बाद में नीचे गया शेयर, ये नैरो के बाद में। तो जब भी नैरो होता है, यहाँ पे नैरो हुआ, नैरो यानी सुकड़ गया, तो उसके बाद में ऊपर गया, तो ओब्वियसली फितरत है, एक्सपेंड होएगा, छोटा होएगा, बड़ा होएगा, छोटा होएगा, बड़ा, छोटा। तो ये जो बैंड है ये एक्सपेंड होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपेंड देन कॉन्ट्रैक्ट, तो ये वॉलेटिलिटी बताता है, सिंपल। तो इसमें जो ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि जब भी इसने क्रॉस करने की कोशिश करी, यहाँ पे इसने क्रॉस करने की कोशिश करी इसको बाहर, तो ये नीचे आएगा, तो आप सेलिंग का सिग्नल मिल जाता है आपको। जब भी ये क्रॉस करी, जैसे नीचे इसने क्रॉस किया था तो ये आपको सिग्नल मिल गया, आप यहाँ से मार्केट से बाइंग कर लो। नीचे ओवरसोल्ड हो गया, नीचे टच करते ही बाइंग कर लो, तो अगर मैंने यहाँ बाय कर लिया होता तो मुझे बेनिफिट होता। अब आज की स्थिति देखते हैं, टीसीएस की बात करें तो अब ये कहाँ पहुँच गया है, ऊपर बैंड को काट के ऊपर, तो अब इसमें ज़्यादा चांसेस नहीं है, अब ये वापस इस बैंड के अकॉर्डिंग अब ये वापस नीचे आना चाहिए। लेकिन कई बार बैंड खुद ही ऊपर चला जाता है तो धोखा हो जाता है। ठीक है, जो इस बैंड के साथ में ट्रेड करते हैं वो फिर इस बैंड के साथ ही ट्रेड करते हैं कि जब भी नीचे आएगा तो ये उसने बाय किया होता, ऊपर आता तो सेल कर देता, इसको काट देता, इस दिन बाहर निकल जाता मार्केट के, तो इतना लॉस फायदे में रहता। फिर या तो यहाँ पे इसका वेट करता है एंट्री का, तो कई सेंटर को काटने के बाद में भी बाय कर लेते, अब यहाँ पे वो निकल चुका होगा ट्रेड से आज के दिन में, या कल वो बाहर चला जाएगा इससे। तो कल अब इस बैंड के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी अब कल थोड़ी या तो ऊपर जाके फिर ये नीचे आने लग जाएगा टीसीएस का शेयर इस बैंड के अकॉर्डिंग। टाटा स्टील की बात कर लें, ये क्या बोलता है, ये हमेशा अभी ये टाटा स्टील है डाउन ट्रेंड में है क्योंकि इसका एवरेज भी डाउन में चल रहा है, और ये ऊपर जाता है, जो मैंने आपको बताया था 50% वाला पॉलिसी, ये 50% इससे काट के ऊपर गया, इसको ये जो डाउन ट्रेंड था इसको 50% ऊपर काट के वापस ही नीचे गया, ऊपर गया है फिर नीचे गया है। तो इसमें हम कोई भी ऐसा बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बता रहा है कि ये ट्रेंड ही ऊपर ही, तो ट्रेंड ही डाउन है, तो इसमें तो आप बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती ही नहीं है टाटा स्टील में। SBIN का देख लें, अगेन डाउन ट्रेंड में है ये, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी तो बनती नहीं है। सेलिंग अपॉर्चुनिटी कब देखोगे आप, जब ये ऊपर टच करेगा या इस मिडिल को भी अप करके जाएगा, तब आप जो भी अगर आपके पास है थोड़ा तो वो बेच दीजिए। ठीक है, ट्रेंड ही डाउन में है तो ऐसे में बाइंग तो बनता ही नहीं है। और चेक करना है आपको, एक और देख लेते हैं अपन, कोई भी इनमें से कोई अप ट्रेंड का है क्या, ब्रिटानिया का देखते हैं क्या हाल है।
FMCG सेक्टर ये भी डाउन ट्रेंड में है, कोई IT का ही नहीं है क्या? LNT देखते हैं। ITC ये तो देखते ही आंखों से बोल रहे हैं ये तो डाउन ट्रेंड में है, इनमें कहाँ एंटर करोगे? आते हैं और जो अपनी डाउन ट्रेंड होता है उसका 50% अप जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर अप जाता है, फिर नीचे जाता है। यानी इसको जो लास्ट पीक है उसको काट नहीं पा रहा ये। सेम वे यहाँ ऊपर गया तो अब ये वापस से नीचे जाएगा। तो ये इस शेयर का तो मतलब सेम वे इसमें एंट्री करने का मतलब ही नहीं है। ये डाउन ट्रेंड में है तो ये नीचे के साइड में ही चल रहा है, पहले ये साइडवेज में चल रहा था। अब ऐसा तो कोई अभी मिल नहीं रहा फिलहाल जो आप ट्रेंड में, जैसे मैंने IT के दिखाए थे आपको, यहाँ पे देख लेते हैं इसकी क्या स्थिति है। ऑलमोस्ट IT का सबका हाल अभी ये सेम सा है, वो बॉलिंजर बैंड तोड़ते हुए ऊपर जा रहे हैं और जाएंगे क्योंकि कोरोना का एक न्यूज़ आ रही है उसके कारण। IT एंड फार्मा सेक्टर रिवर्स करने वाले हैं ऐसा लग रहा है न्यूज़ बेसिस पे। यहाँ पे बाहर चला गया था लेकिन ये थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गया और अंदर ही अंदर करके ये वापस ऊपर चल सकता है। इसको नहीं कह सकते नीचे क्योंकि अभी ट्रेंड ही इसका अप है, तो नीचे आएगा भी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके जो मिडिल है उसको काटेगा। अगर मिडिल पे आ जाए तो आप बाइंग कर सकते हैं और फिर वापस से ये अप मूवमेंट दे देगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे अप किया तो ये अप काटता हुआ ऊपर चला गया। यहाँ पे भी सेम मैं ऐसी प्रिडिक्शन क्यों दे रहा हूँ क्योंकि इसका मूवमेंट ही चाल ही ऐसी है इसकी। यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे ये चीज़ मैं बता सकता था कि अप एंड डाउन इसके रेंज में करेगा, लेकिन यहाँ पे इसको देख के लग रहा है कि अब ये शूट अप कर जाएगा। IT सेक्टर है और अभी जो माहौल चल रहा है उसके बेसिस पे। तो ये हो गया हमारा बॉलिंजर बैंड। हमने बैंड देख लिया। अपर बैंड क्या बताता है कि ओवरबॉट हो चुका है, अब सेल कर दो। लोअर बैंड क्या बताता है कि अब ओवरसोल्ड हो चुका है, बाय कर लो। नेक्स्ट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है कि आज जो बाय सेलिंग हुई ये कितनी वॉल्यूम है इसकी। हम लोग क्या करते हैं, बिड्स एंड आस्क, इनको काउंटिंग देखने लग जाते हैं इनकी कि आज कितने बिड्स चल रहे हैं, कितने आस्क चल रहे हैं। मैं लेकिन इसको भी रीड करने की सलाह नहीं देता। रीज़न बीइंग, एक केले वाला है जिसके पास केले हैं, ओब्वियसली केले ही होंगे, ये कहता है 20 रुपये किलो केले हैं, ठीक है। अब जो बिड करने वाले हैं वो कह रहे हैं, ऐसे 100 बिड करने वाले हैं, उस ठेले वाले के चारों तरफ इकट्ठे हो गए 100 लोग और बिड कर रहे हैं कि 10 रुपये में दे दे, 10 रुपये में केले दे दे मुझे। ये बोलेगा 10 रुपये में तो मेरे घर में ही नहीं आया, 15 रुपये में तो मैं लेके आया था, तो 10 रुपये में कैसे दे दूँ। और इसकी आस्किंग प्राइस क्या हो गई 20 और बिड करने वाले हैं 10। तो यहाँ बिड की क्वांटिटी तो खूब है, लेकिन क्या ये सेल एग्जीक्यूट होगा? नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो वैल्यू वो दे रहे हैं वो फेक है, वेग है, यानी उसकी कोई तवज्जो नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं है, ठीक है। वेग वैल्यू बोलते हैं इसको। तो वो वैल्यू कोई काम की नहीं है। 100 जो 10 रुपीज़ मांग 110 रुपीज़ मांग रहे हो तुम, ये वैल्यू मेरे किसी काम की नहीं है, मैं देने वाला नहीं हूँ। तो यहाँ पे मार्केट में इस टाइप के गेम भी होते हैं, जो आप जो फिगर्स देखते हैं बिड और आस्क की और काउंटिंग देख के बोलते हैं कि यहाँ पे तो 1 लाख बिडर्स बैठे हैं और यहाँ पे 2 लाख बैठे हैं,
या यहाँ पे ज़्यादा रख लेता हूँ, इसको 1 लाख बैठे हैं, यहाँ 50,000 ही बैठे हैं, 1000 बैठे हैं, 50,000, और यहाँ 1 लाख बैठे हैं। तो बोले बिडिंग तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन क्या करते हैं वो ऐसे ऑर्डर्स लगा लगा के छोड़ देते हैं नीचे सबसे लास्ट में बहुत ही कम रेट के, यानी शेयर 100 रुपये का है तो उसको 90 रुपये पे, जो आने वाला नहीं है आज के डे में, लेकिन 90 रुपये पे उसकी बिड लगा लगा के छोड़ देते हैं। अब क्या वो एग्जीक्यूट होगा? नहीं होगा ना। तो ये ऐसे जो कई बार वॉल्यूम्स देखते हैं वहाँ पे आपके जो भी ऐप है उसके थ्रू जरूर दिखती होगी वॉल्यूम, आस्क और बिड, वो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसको देखना बंद कर दीजिए, वो किसी काम का नहीं आने वाला। वो कंप्यूटर्स लगाते हैं और कई बार ऐसा होगा जहां आपको वैल्यू नहीं भी दिख रही होगी, लेकिन आप सेल करेंगे तो 1 सेकंड के अंदर सेल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? वहाँ पे इतने इंटेलिजेंट कंप्यूटर बैठे हैं, आपके तुरंत रीड करते हैं और कर निकाल देते हैं, ठीक है। या कोई ना कोई लगा रहा होता है, सेम टाइम पे एग्जीक्यूट हो जाता है ट्रेड। अब वॉल्यूम पे बात करते हैं। वॉल्यूम इंडिकेट हाउ मेनी शेयर्स आर बॉट एंड सोल्ड ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। द मोर एक्टिव द शेयर द हायर वुड बी इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम लगाना सीखते हैं पहले। ये विप्रो का शेयर है, यहाँ आएंगे, ये वॉल्यूम चार्ट कौन सा लेना है? वॉल्यूम चार्ट। काफ़ी सारे रहेंगे तो कंफ्यूज हो जाते हैं। ये देखिए वॉल्यूम आई काफ़ी सारी, ये वॉल्यूम कम है नॉर्मल। तो यहाँ पे भी ये एक एवरेज वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट है, मेरी तरफ से है ये। मैं इसमें पूछूं एवरेज वॉल्यूम क्या है, तो आप यहाँ पे लाइन लग बना देंगे एक, कि ये एवरेज वॉल्यूम है कि ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम ये वॉल्यूम रहता है। जो भी इससे ऊपर गया यानी उस दिन हाई वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, ठीक है। हाई वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, जो भी इससे ऊपर गया है आंखों से देखते ही पता लग जाता है, इसकी कोई काउंटिंग नहीं है। यहाँ पे मैं पूछूं एवरेज वॉल्यूम क्या है, तो ये जो पीरियड है ये बड़ा पीरियड है, इसमें थोड़ी इसकी एवरेज वॉल्यूम ज़्यादा थी। यानी कि ये मैं कहूँ 2020, ये 19 ही आ गया, 2020 से लेके जून 2021 तक एसबीआई के अंदर जो एवरेज वॉल्यूम था, ये क्योंकि एक लंबा टेन्योर है, इसमें इसकी एवरेज वॉल्यूम कहीं यहाँ आ रही है। तो इससे ऊपर जो भी गए वो एक्सेप्शनल हैं और इससे नीचे नॉर्मल एवरेज वॉल्यूम है। जनरली इससे पहले जो एसबीआई का ट्रेंड रहता था वो यहाँ पे कहीं रहता था, लेकिन इस टेन्योर में एक डेढ़ साल करीब पता नहीं क्यों ज़्यादा रहा एसबीआई का, रीज़न आप लोग जानते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये वापस से अब नॉर्मल पे हो गया है। ये टाटा स्टील का वॉल्यूम है। जनरली आज करंट की बात करें तो ये एवरेज वॉल्यूम है। कुछ जो स्पाइक्स आए हैं लंबे लंबे, जिस दिन हाई वॉल्यूम्स ट्रेड हुए हैं, ये वॉल्यूम बताता है कि कितना ट्रेड हुआ एक दिन में, कितनी बाइंग एंड सेलिंग हुई, ठीक है। यहाँ पे केले की तरह तो है नहीं कि एक केला गया और घर ले गया, खा गया और ख़त्म हो गया। यहाँ पे तो वो सामान खुद ही ट्रांसफ़र होता रहता है शेयर, क्योंकि कोई खाता नहीं है उस शेयर को, ठीक है, ट्रांसफ़र कर देते हैं हम। तो वो शेयर की ट्रेडिंग होती रहती है, बस वही पेपर है कि ये पेन है तुम ले लो, थोड़ी देर मेरे पास आएगा, फिर और किसी को दे दूंगा, फिर थर्ड पर्सन के पास जाएगा, तो ये ट्रांसफ़र होता रहता है। तो शेयर्स कितने एक दिन में ट्रेड हुए, दैट इज़ द वॉल्यूम, वॉल्यूम नंबर ऑफ ट्रेड्स। When institutional investors buy or sell, they obviously do not transact in small chunks. जब भी कोई बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, वो ऐसा तो नहीं है 2 रुपये का शेयर खरीद लेगा या 2 4 चलो 10 शेयर खरीद लेता हूँ फ्री बैठा हूँ, ऐसा नहीं करते। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है तो उसके पास अमाउंट बहुत बड़ा है, करोड़ों में है, तो वो एक साथ चंक्स में उठाता है, बड़े लार्ज चंक्स में, स्मॉल में नहीं, बिकॉज दे आर बाइंग ए लार्ज चंक ऑफ शेयर्स, द शेयर प्राइस आल्सो टेंड्स टू गो अप।
जब बड़े उसमें लॉट में उठाता है वो शेयर्स, तो उसकी प्राइस भी शूट अप हो जाती है। वो अकेला ही सफिशिएंट होता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो लाख 2 लाख रुपए नहीं इन्वेस्ट कर रहा है, वो करोड़ों रुपए, करोड़ों में भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है, 100-200 करोड़, 1000 करोड़, तो इतना बड़ा अमाउंट में एक ही शेयर के ऊपर दाव कर रहा है वो, तो उसके जो दाव खेलने से बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो ये वॉल्यूम ऊपर चला जाता है। यूजुअली द इंस्टीट्यूशनल मनी इज रेफर्ड टू एज स्मार्ट मनी। ये कंसेप्ट ध्यान रखने वाला है कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, जो मैंने फंडामेंटल में भी इनको कंसीडर किया था, म्यूचुअल फंड और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, ये कंसीडर मैंने इसलिए किया था क्योंकि इनको स्मार्ट मनी कहा जाता है। जो इनका पैसा होता है वो स्मार्ट मनी होता है, वो इंटेलिजेंट होते हैं। इसलिए मैंने सबसे पहला फिल्टर जो लगाया था फंडामेंटल एनालिसिस में, वो म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के बेसिस पे लगाया था। हालांकि बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो अच्छा ग्रोथ कर रही है, उनका फंडामेंटल अच्छा होगा, लेकिन इंस्टीट्यूशंस ने नहीं लिया तो हमने उनको स्किप कर दिया। तो इससे बुरा मत मानिएगा। स्किप इसलिए भी किया था क्योंकि प्रोबेबिलिटी ये बनती है कि अगर उन्होंने दाव खेला है, वो पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम जो अननोन पर्सन है, जो नहीं जानता फंडामेंटल, तो कहीं यहाँ से वो अच्छी कंपनी ले आए। इसलिए मैंने आपको पहला जो फिल्टर था उसमें म्यूचुअल फंड और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को निकालने के लिए कहा था, ठीक है। हालांकि आप उससे अच्छी कंपनी, उससे अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनी सर्च कर सकते हैं, लेकिन आपसे गलती नहीं हो, तो इसलिए मैंने उनको सुप्रीम रखा था। इट इज़ परसीव्ड दैट स्मार्ट मनी ऑलवेज मेक वाइजर मूव इन द मार्केट। ऐसा माना जाता है कि जो स्मार्ट मनी होगा वो हमेशा वाइजर मूव, समझदार वाला मूव करेगा, वो बेवकूफ़ी वाला ट्रेड नहीं करेगा, वो डाउन ट्रेंड में जाके बाइंग नहीं करेगा, ठीक है, कंपेयर टू रिटेल ट्रेडर्स। जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो कभी भी कुछ भी बाय कर सकते हैं, उनको सिर्फ न्यूज़ का भरोसा है। किसी एक न्यूज़ चैनल ने चैनल चला रखा है, सुबह से शाम तक टिप्स देता है, उसकी टिप्स सही भी जा रही है, हालांकि वो लॉजिकली देते हैं, ऐसे नहीं देते, लेकिन गलती से कोई ऐसा ट्रेड गलत भूल गया उनके मुंह से, या गलत निकल के आ गया कंप्यूटर की स्क्रीन पे, और गलती से आपने बाय कर लिया, तो गए आप। तो रिटेलर मतलब किसी न किसी टिप्स पे चलता है, यानी इतना ज़्यादा फंडामेंटली नहीं घुसता। कंपनीज़ का रिसर्च हम लोग इतना नहीं करते, हमारे पास तो जो फिगर्स मिलती है उनके बेसिस पे कर लेते हैं। लेकिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी का सब कुछ पता लग करता है, वो ऐसे इन्वेस्ट नहीं करता। तो हैंस फॉलोइंग द स्मार्ट मनी सीम्स लाइक अ वाइज आइडिया, उसको फॉलो करना एक अच्छा आइडिया होता है। If both the price and the volume are increasing, this only means one thing: a big player is showing interest in the stock. Going by the assumption that smart money always makes smart choice, the exception turns bullish and कहने की बात यह है कि अगर कहीं पे वॉल्यूम अब दिखे आपको, कि हाई वॉल्यूम के साथ में हाई प्राइस मूवमेंट हो, जैसे इस दिन वॉल्यूम आई और प्राइस मूव किया अप, ठीक है, एवरेज कैंडल से थोड़ी बड़ी कैंडल बनी है ये साइज़, तो इसका मतलब किसी अच्छे इन्वेस्टर ने इसमें एंट्री मारी है। रिटेलर तो नहीं आएगा, रिटेलर को क्या पता, आज रिटेलर तो उसके पीछे पीछे चल देता है, जब देखता है और यार ये 5% चला गया, भाग गया शेयर, तब जाता है उसको बाय करने, और उसके बाद तो उसके गिरने का टाइम हो जाता है स्टार्ट, ठीक है। तो ये जो हाई वॉल्यूम्स आई है, जैसे इस दिन वॉल्यूम एवरेज से ज़्यादा है, ये ग्रीन वाले कैंडल की बात कर रहा हूँ, और रेड यानी इस दिन सेलिंग ज़्यादा थी, ठीक है, सेलर्स ज़्यादा थे, लेकिन प्राइस नीचे थोड़ा बढ़ा है जो भी प्राइस था उससे, लेकिन सेलर्स की काउंटिंग ज़्यादा थी। सेलर्स यहीं पे जो गैप डाउन ओपनिंग हुई इसी पोर्शन में ज़्यादा आ गए होंगे। तो वॉल्यूम भी, प्राइस भी अप गई है, और एक वॉल्यूम भी एक्स्ट्रा है, यानी कोई ना कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यहाँ पे एंट्री मारा था। तो कभी भी प्राइस अगर मूव करती है, और जैसे यहाँ पे हम देखेंगे प्राइस सडन मूव करने लगी और बड़े बड़े ये बनने लगे ग्रीन वाले चार्ट में, तो इसका मतलब प्राइस अपने आप ऊपर जाने लगी, क्योंकि ये यहाँ पे टोटली कोई ना कोई बड़ा इन्वेस्टर एंट्री मार रहा था, ठीक है, किसी बड़े इन्वेस्टर ने एंट्री मारी है। यहाँ पे सेम वे रेड आ रहा है, तो इसका मतलब कोई बड़ा इन्वेस्टर ने अपना सेल कर दिया, तो उसने मूवमेंट ऐसा दिया है
तो मान सकते हैं, हालांकि ये इतना रिलायबल इंडिकेटर नहीं है और ये किसी टाइप का इंडिकेटर नहीं है, ये सिंपल लॉजिक है मेरी निगाहों में। तो जो वॉल्यूम देखते हैं उनके लिए है, खाली इस वॉल्यूम से मतलब क्या होता है कि वॉल्यूम से मतलब खाली इतना ही होता है, बाकी ये डोंट यूज़ दिस एज एन इंडिकेटर है, ये कोई इंडिकेटर नहीं है आपको, बाकी तुक्का है, आपको लगे तो इसको यूज़ करें, लेकिन पता होना चाहिए वॉल्यूम के साथ इसका ब्रेकआउट हुआ है, यानी कि एक वॉल्यूम आई है यहाँ पे। ये वॉल्यूम रिटेलर्स की भी एक साथ आ जाती है, कई बार वो न्यूज़ के बेसिस पे आ जाती है, किसी ने रिलायंस की न्यूज़ दी, मीडिया के ऊपर आई, अखबार के अंदर आ गई, तो उसके बाद में सब मिलके भी तो एक वॉल्यूम बन गए, और काफ़ी सारे चंक्स में, एक लार्ज चंक में बाय करेंगे सारे रिटेलर भी, तो भी एक वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हो जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं वो ज़्यादा स्टैंड करे। तो ये सिंपल समझाने के लिए था, बस कंसेप्ट जो यहाँ समझाने का वो यही था कि जब भी वाइस कोई इंस्टीट्यूशनल मनी इन्वेस्ट करता है तो उसको एक अच्छा क्लू माना जाए। ये चाहे आप न्यूज़पेपर के अंदर भी देख सकते हैं कई बार कि ये यहाँ पे इन्वेस्ट करने जा रहा है, तो भी इसको एक अच्छा मान लेते हैं। हालांकि वो गेम भी खेल सकता है सिर्फ न्यूज़ पब्लिसिटी के लिए, बोल देता है मैं ये कि राकेश झुंझुनवाला जी की न्यूज़ आई कि ये इस शेयर के अंदर बाइंग कर रहे हैं, अब ये तो वही जाने बाइंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो कई बार फेक भी होता है, तो वो आपके ऊपर है। इसके बाद में आता है ट्रेडिंग रेंज। इन अ रेंज द स्टॉक अटेम्प्ट्स टू हिट द अपर प्राइस। आज हमने बॉलिंजर बैंड सीखा और वॉल्यूम बताया है, वॉल्यूम के साथ क्या होता है वो कंसेप्ट समझाया, वॉल्यूम का एज एन इंडिकेटर डोंट यूज इट। In a range, the stock attempts to hit the same upper and lower price level multiple times for an extended period of time. रेंज क्या होती है? रेंज को समझने के लिए बॉलिंजर बैंड हटा दीजिए। यहाँ भी कोई रेंज दिख नहीं रही। यहाँ पे रेंज दिख रही है, डाउन आया अब गया, डाउन आया अब गया, डाउन आया अब गया, डाउन आया, मतलब ये एक रेंज है। ये क्या है? एक रेंज है, एक हॉरिजॉन्टल रेंज है। प्राइस का जो मूवमेंट है वो अप डाउन एक रेंज में हो रहा है, ठीक है। ये एक क्या है? रेंज है। जो मूवमेंट था प्राइस का वो इस रेंज के अंदर ही हो रहा है, तो इसको एक कंसोलिडेशन फेज भी बोलते हैं कि ये शेयर कंसोलिडेट कर रहा है, एक रेंज के अंदर ही घूम रहा है। तो ये रेंज एक हॉरिजॉन्टल रेंज है। यहाँ पे ट्रेंड देखें तो कोई ट्रेंड नहीं है इस वाले में। ये रेंज ज़रूरी नहीं है कि हॉरिजॉन्टल ही हो, ये इंक्लाइंड रेंज भी हो सकती है। ये रेंज इंक्लाइन भी हो सकती है, तो ये डाउन ट्रेंड बता रही है, तो इस रेंज में ही मूवमेंट हो रहा है। जो आपका सवाल था कि अब ये ऊपर कहाँ तक जाएगा, तो ये इस रेंज के अंदर ऊपर जाएगा, वापस नीचे आएगा, फिर ये रेंज को टच करेगा, फिर नीचे आएगा। तो अगर ये रेंज लंबी होती है तो आपको क्लियरली दिखता है इस रेंज में अप एंड डाउन चल रहा है। तो ये कई बार हमें सोचते हैं हम कि कहाँ तक ऊपर जाएगा, जो मैंने आपको फंडा दिखाया था हाफ 50% पे जाएगा, वो 50% इस रेंज के ऊपर आ जाता है 50 अंदाजे से, तो ये रेंज इस टाइप से रेंज बन जाती है। तो ये ट्रेडिंग रेंज है। और किसी शेयर में भी देखते हैं एक बार। ये देखिए
अभी तक तो ये ऐसे जिग जैग पैटर्न दिख रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जैसे ही मैंने रेंज बनाई यहाँ पे तो आपको क्लियरली दिखने लगा कि इस रेंज के बॉटम को टच किया, अप को टच किया, नीचे को टच करना चाह रहा था, टच नहीं कर पाया, फिर ऊपर टच किया, फिर नीचे सेम भी इस रेंज में गया। जब भी इसको टच करता है वापस ऊपर बाउंस बैक कर जाता है। यहाँ पे ये जो अपर आया ये रेंज ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे फिर से एक रेंज का ब्रेकआउट हो गया। तो इस टाइप से हमें रेंज ढूंढनी होती है। कई बार रेंज नैरो भी बनती है आगे जाके, ये भी एक रेंज बता सकते हैं, लेकिन ये रेंज आप देखेंगे ये फुल लाइन बन रही है मेरे को, जबकि हाफ लाइन बनानी है। एनीवेज एक बार तो कुछ रेंज इस टाइप की भी बनती है, या तो ऊपर वाला स्ट्रेट हो या नीचे वाला इंक्लाइंड हो। तो ये एक रेंज के अंदर शेयर घूमता है, धीरे धीरे नैरो होता जाएगा। ये बॉलिंजर बैंड से भी देख सकते हैं आप। और इसके बाद में इसने रेंज से बाहर चला गया, कोई ना कोई मूवमेंट दे दिया। ठीक है, तो रेंज से ज़्यादा इंडिकेटर का पता नहीं लगता, लेकिन रेंज से हम ये बता देते हैं जब रेंज में चल रहा होता है उस दौरान बता देते हैं। जब इस रेंज के अंदर घूम रहा था तो हम ये नहीं बता पाएंगे कि कब ये ब्रेकआउट देगा, कब ये ऊपर जाएगा, कब नीचे जाएगा, कब बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है। लेकिन हाँ, छोटे रेंज के अंदर जैसे आप ये बता सकते हैं यहाँ रेंज को टच कर रहा है, यहाँ तक तो रेंज बनी ही नहीं होगी, अंदाज़ा नहीं लगाया होगा आपने। जब ये सेकंड वाला बना तब पता लगा हमें यहाँ से छोटा होने लग गया, तो आपने ऑटोमेटिकली एक रेंज खींच दी, तो नेक्स्ट रेंज का हमें पता लगने लग जाता है और धीरे धीरे ये छोटा होता जा रहा है। ऑसिलेशन, जिसका ऑसिलेशन है वो धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। तो इससे रेंज का पता लग जाता है। जब इसका एक्सट्रीम आ जाता है, इससे हमें आइडिया लग गया अब इसका एक्सट्रीम आ गया, ऑसिलेशन बहुत कम हो गया, अब ये कुछ ना कुछ मूवमेंट देगा। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ब्रेकआउट हुआ फाइनली। अब ब्रेकआउट अपर होगा या लोअर होगा इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन कुल मिला के ये रेंज का एक कंसोलिडेशन आ गया। जो हमने बॉलिंजर बैंड में देखा था, वॉलेटिलिटी धीरे धीरे नैरो होती जाती है। तो रेंज बन रही है अभी, या हम निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं सीधे एक बार, देखिए वहाँ पे आपको काफ़ी आइडिया लगेंगे, क्योंकि कई बार रेंज बनती है निफ्टी में। पर्टिकुलर स्टॉक तो किधर भी भाग जाता है, लेकिन निफ्टी कंपोनेंट्स लेके चलता है। 50 को, 50 शेयर्स स्टॉक्स को लेके निफ्टी बनता है। पहले की बात करें निफ्टी की, तो ये एक रेंज बन रही थी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, नीचे एक रेंज बनी थी। इस रेंज में ही निफ्टी अप एंड डाउन जग जग घूमता है। तो इसका पीरियड काफ़ी लंबा भी होता है। अभी जो निफ्टी का मूवमेंट है वो अप एंड डाउन रेंज में है। और इस रेंज को आज देखते हैं, आज आपको बहुत शानदार चीज़ पता लगने वाली है। ये देखिए, ये देखिए, अब आपने इस एंगल से अभी तक निफ्टी को नहीं देखा था, लेकिन आज देख लीजिए। निफ्टी जो चल रहा है वो इस रेंज में ही चल रहा है। ये नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, ये ऊपर जाता है। 3 दिन की इसकी कंडीशन निफ्टी की ये हो रही है कि इस रेंज के अंदर 3 दिन गुजार दिए हैं इसने, इसको तोड़ नहीं पा रहा है। कैंडल्स बहुत छोटी छोटी बन रही है, इनडिसिसिव कैंडल्स बन रही है, एक टाइप से डोजी कैंडल्स बन रही है। इसको तोड़ नहीं पा रहा है इस रेंज को। यहाँ पे आके इसको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल रहा है निफ्टी को। ये इसको तोड़ देगा तो इसका ट्रेंड, ये जो रेंज बनी थी इसको, रेंज को ब्रेकआउट हो जाएगा इसका,
और ये फॉर्मेशन ख़राब हो जाएगा। वरना ये रेंज तो ये कह रही है आज की डेट में कि नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, और अब किधर जाएगा, नीचे जाएगा, और फिर यहाँ पे आके यानी नेक्स्ट इस रेंज के अकॉर्डिंग कुछ यहाँ पे आएगा। ये निफ्टी है ना, ये पता नहीं काउंटिंग ऐसी, अच्छा मैं उसके चार्ट पे चला गया वॉल्यूम के, सॉरी। ऊपर जाएगा और फिर यहाँ पे नीचे यहाँ टकराना चाहिए कहीं ना कहीं, तो 16,200 के करीब ये जो रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट जो है, या ये सपोर्ट तो टेस्ट करके आ ही गया। तो अब नेक्स्ट जो यहाँ पे 16,200 के करीब वापस से ये नीचे टच करेगा, ये रेंज बता रही है। ट्रेंड चेंज भी हो सकता है, लेकिन कहा यह जाता है कि जो ट्रेंड में चीज़ आ गई है उसी ट्रेंड के साथ चला जाता है। तो निफ्टी का ट्रेंड माने तो ये अब जो डाउन ट्रेंड में चला गया, तो कब तक डाउन ट्रेंड में है इसका कोई नहीं बता सकता। जो सोचते हैं कि 18,000 पार कर जाएगा निफ्टी वापस से, तो उसमें टाइम लगता है, ऐसे रातों रात पार नहीं होती है चीज़ें, ठीक है। तो ये अपना पैटर्न बनाता है, तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग ये वापस से अब नीचे जाने की तैयारी में है। इसको अगर ब्रेकआउट कर देता है, इतना ज़्यादा भी कर देता है, अगर थोड़ा भी 17,350 से भी ऊपर चला जाता है, या तो ये हम मान लेंगे इसने फिर ये फॉर्मेशन को बिगाड़ दिया। फिर हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, फिर हम ऐसी वाली लाइन बनाएंगे, कैसी वाली, ऐसी वाली लाइन बनाएंगे, इसको और इसको लेके। फिर मैं आपको कहूँगा कि देखो निफ्टी इस रेंज में घूम रहा है, जब यहाँ पे टच कर जाएगा 17,670 पे, फिर मैं कहूँगा आपको इस रेंज में निफ्टी घूम रहा है, जब तक इसको ऊपर चेंज नहीं करेगा। फिर अगर ऊपर चेंज कर जाएगा तो फिर मैं इसकी यूँ बनाऊँगा, फिर मैं कहूँगा अब निफ्टी ऊपर अपर ट्रेंड में चला गया है, जब इन लेवल्स को पार करता हुआ निफ्टी ऊपर जाने लगेगा तो। वरना अब ये निफ्टी डाउन ट्रेंड में है तो ये डाउन ही ट्रेंड करेगा। तो ये अपने एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर आ गया है, तो ये रेंजेस हैं। रेंज प्रोवाइड्स मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज टू ट्रेड बोथ वेज, लॉन्ग एंड शॉर्ट। लॉन्ग एंड शॉर्ट क्या होते हैं, ट्रेडर जब कोई चीज़ बाय करता है तो उसको बाइंग पोजीशन बोलते हैं। कुछ ट्रेडर्स क्या करते हैं, यहाँ पे निफ्टी में एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप सामान पहले सेल कर दीजिए और शाम को जाते टाइम बाय कर जाइए, तो उसको शॉर्ट ट्रेड बोलते हैं। तो यानी कई बार आप किसी ट्रेड को लेके और पहले सेल कर देना इंट्राडे में, यानी आपके पास एक भी क्वांटिटी नहीं है, कोई बात नहीं, आप सेल कर देना, वो सेल एग्जीक्यूट हो जाएगा इंट्राडे में, और उसके बाद में शाम को 3:15 बजे से पहले ही उसको वापस बाय करना। अगर 3 बजे से बाद नहीं बाय करते हैं उसे वापस, तो हर ब्रोकर का टाइमिंग अलग अलग होता है। कोई 3:10 के ऊपर उसको ऑटो कर देगा, कोई 3:15 बजे करेगा, कोई 3:20 पे करेगा, सबके टाइमिंग अलग अलग हैं। ये ऑटो एग्जीक्यूट होकर और आपके बाइंग हो जाएगी और उसका चार्जेस अलग लगेगा आपके, ठीक है। तो इसको 3 बजे से पहले फिर से बाय कर लेना और अपने अकाउंट में खाली कर देना, उसको ज़ीरो कर देना, प्लस माइनस, तो माइनस पहले कर लिया तो प्लस बाद में कर लेना, ठीक है। या प्लस पहले कर रहे हैं आप, पहले बाइंग कर रहे हैं और बाद में सेल कर रहे हैं, तो इसको लॉन्ग ट्रेड बोलते हैं। जब पहले सेलिंग करते हैं किसी चीज़ को और बाद में बाइंग करते हैं तो इसको शॉर्ट ट्रेड बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको दोनों अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, लॉन्ग और शॉर्ट करने की, क्योंकि अप एंड डाउन मूवमेंट बता देता है। तो ट्रेडर्स क्या करते हैं, अप जाता है तो पहले, नीचे जब आता है तो बाइंग करते हैं, फिर जो ऊपर टच करता है तो सेलिंग करते हैं डेली, फिर नीचे टच करता है तो बाइंग करते हैं, फिर सेलिंग करते हैं। जब ट्रेडर्स को पता लग जाता है कि इसका मूवमेंट अप एंड डाउन है, तो काफ़ी टाइम तक ये चलता है। ये इसलिए चलता है क्योंकि काफ़ी सारे ट्रेडर्स की डेली की मेंटलिटी होती है, यार इसमें चला गया, तो उनको बहुत कंफर्टेबल फील होता है, तो रोज़ ऐसे ही करते रहते हैं वो। और जो रिटेलर है, जिसको नहीं पता इसकी फितरत, वो सोचता है कि यार आज बाय कर लेता हूँ, आज सेल कर लेता हूँ, तो हमें चकमा देते रहते हैं, और वो सब एक साथ मिलके एक जैसा चलते हैं क्योंकि वो चार्ट देख रहे होते हैं। द अपसाइड इज कैप्ड बाय रेजिस्टेंस एंड डाउन साइड इज कैप्ड बाय सपोर्ट। ये अपसाइड है वो रेजिस्टेंस है और डाउन साइड है वो सपोर्ट है। जो मैंने लास्ट लेक्चर्स में आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट ऐसे सीधे बनाने सिखाए थे, तो अब ये इसका एक हॉरिजॉन्टल, ये इंक्लाइंड वे में
रेजिस्टेंस सपोर्ट ऐसे भी बनते हैं। तो ये अब ये रेजिस्टेंस बन गया है इसका, ये ट्रेडिंग रेंज है इसकी, ये भी इसकी ट्रेडिंग रेंज है। कई बार ट्रेडिंग रेंज आगे जाके नैरो बनती जाती है, अलग अलग फॉर्मेशंस बनते हैं। यहाँ देखेंगे आप तो ये एक ट्रेडिंग रेंज बनी थी, ये सॉरी ये टाइम है 7 जून का, और यहाँ से लेके यहाँ तक 2 अगस्त का, यानी जून से लेके अगस्त तक 2 महीने इस ट्रेडिंग रेंज में घूमा। जो ट्रेडर्स थे वो कंफर्टेबल फील कर रहे थे, उन्होंने अच्छा पैसा बनाया। लेकिन जो इस टाइम पे जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स थे जिन्होंने रोक रखे थे शेयर, उन्होंने को कुछ टर्म ट्रेडर्स थे उनको कुछ भी नहीं मिला। और जो रिटेलर्स ऐसे थे जिनको इन चार्ट्स की समझ नहीं थी, वो ऊपर भी मात खा रहे थे, नीचे भी खा रहे थे। डेली कभी बाय करते थे तो नीचे आ जाता था, नीचे जाते थे ऊपर जाता, उनको समझ नहीं आ रहा। लेकिन वो सब लोग जो इन चार्ट्स को पढ़ते हैं वो सब एक जैसे चल रहे थे। वो इसको पढ़ के ऊपर बाय करते, ऊपर सेल करते, नीचे जाते बाय करते, फिर ऊपर लेके आते। और इसके अंदर जो नया ट्रेडर होता है, जो नौसिखिए होते हैं, जिनको इनका ट्रेडिंग स्किल्स नहीं आती, और वो घाटा खा जाते हैं। ठीक है, तो इनके बेसिस पे इंट्राडे वगैरह किया जाता है, क्योंकि अगर नीचे आ गया तो प्रोबेबिलिटी बन गई कि मेजॉरिटी की अब ये ऊपर जाएगा, तो वो इंट्राडे ट्रेड ले सकते हैं इस टाइप से। हमेशा ये अब यहाँ पे रेंज देखें तो इस टाइप की कोई रेंज है, इंक्लाइंड है और अप डाउन। हम यहाँ पे देखेंगे रेंज, हालांकि यहाँ पे नैरो होती गई है ये रेंज, ये इस लाइन से पता नहीं चल रहा। ठीक है, तो ये यहाँ से नैरो होती गई तो इसी रेंज में गया। और जब कोई चीज़ नैरो हो जाती है तो उसके बाद में वो ट्रेंड चेंज करता है। स्ट्रेट चल रही है तो उसका कुछ पता नहीं है कितने टाइम वो स्ट्रेट चलेगी। जैसे यहाँ पे अभी स्ट्रेट चल रहा है, निफ्टी की बात करें तो ये अब एक रेंज में चल रही है, तो कब तक चलेगी इसका कोई आइडिया नहीं होता। लेकिन जहाँ पे नैरो होने लग जाएगी, रेल की पटरियाँ दोनों अगर पास पास आती जाएगी तो हम उसका एंड पॉइंट पता लगा सकते हैं। लेकिन रेल की पटरियाँ अगर पैरेलल चल रही है दोनों, तो उनका एंड कहाँ पे है हमें नहीं पता। जब ट्रेन जाएगी आगे तो ही पता चलेगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं एक रेंज ब्रेकआउट, जब स्टॉक अपनी रेंज से बाहर निकलता है तो उसको एक ब्रेकआउट देता है, उसको गुड वॉल्यूम के अंदर बाइंग या सेलिंग आती है, उसको रेंज ब्रेकआउट बोलते हैं। जो हमने बॉलिंजर बैंड में देखा, जहां हमने रेंज के अंदर देखा। However, there is no way for the trader to figure out if the momentum will continue to build. Hence, the trader should always have a stop loss for range breakout trades. रेंज कब ब्रेकआउट करेगी और किस साइड में ब्रेकआउट करेगी ये किसी ट्रेडर को पता नहीं होता, तो उस रेंज के लिए वो स्टॉप लॉस लगा के रखता है कि हो सकता है वो रेंज नीचे आते आते ब्रेकआउट दे जाए तो नीचे की साइड में ही वो ब्रेक कर जाए। ब्रेकआउट किसको बोल रहा हूँ मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे यहाँ बताऊँ मैं आपको, ये एक रेंज थी, इसको यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, इस रेंज को तोड़ दिया, उस तोड़ने को ब्रेकआउट बोलते हैं। तोड़ा ऊपर की साइड में तोड़ा, शुक्र है, नीचे भी तोड़ सकता था। तो जिस दिन ब्रेकआउट होता है उस दिन वो इनकी भी लग जाती है। जो ये ट्रेड कर रहे थे ना कंफर्टेबली अप डाउन सब एक साथ मिलके, तो वो भी चकमा खा जाते हैं। तो यहाँ पे घाटे सब खाते हैं। तो ये जो शॉर्ट टर्म वाले हैं वो इस दिन चकमा खा जाते हैं क्योंकि वो ब्रेकआउट दे जाता है और उनके जो फंडे होते हैं वो सेल पोजीशन शॉर्ट पोजीशन ले रखी होती है और मार्केट भग जाता है ऊपर। तो वो एसेट के लिए वो मैनेज रहते हैं, समझदार होते हैं, स्टॉप लॉस वगैरह लगा के रखते हैं, उस ट्रेड से बाहर निकल जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि इस रेंज से बाहर चला गया तो इस रेंज से थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो वो स्टॉप लॉस लगा देगा कि इससे ऊपर चला गया तो मैं शॉर्ट पोजीशन ले रखी है तो वो बाहर आ जाएगा।
सेम वे नीचे बाइंग पोजीशन ले रखी है तो वो नीचे जाएगा जब, तो वो समझ जाएगा कि अब ये रेंज से बाहर चला गया, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई और वो बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये रेंज ब्रेकआउट है। जैसे यहाँ पे एक रेंज चली, उसके बाद में ये ब्रेकआउट हो गया, यानी ऊपर की साइड में भाग गया। सेम वे नीचे की साइड में कोई चीज़ भाग जाती है तो डाउन ब्रेकआउट हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या क्या सीखा, एक तो बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड क्या होता है, सिंपल एक बैंड होता है, इसमें ज़्यादा कुछ इतना टिपिकल कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें ये पता लग गया है जो शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाहते हैं, इंट्राडे करना चाहते हैं, उनके लिए बॉलिंजर बैंड काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। उनको ये पता लग जाता है। सेम वे रेंज वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको भी इंट्राडे वाले काफ़ी यूज़ करते हैं। इससे हमें पता लग जाता है किस रेंज में ये घूम रहा है। जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर है उसको इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपना एक 200 डेज़ EMA लगा के बैठ जाएगा तो उससे भी आराम से कंफर्टेबली ट्रेड कर लेगा। और इन सब से ये जो शॉर्ट टर्म वाले जो अलग अलग लगा रहे हैं इंडिकेटर, उनसे ज़्यादा अर्न कर सकता है। तो आज का सेशन मैं यहीं पे क्लोज़ करता हूँ। बाय गाइस।